मनु के पिता ने खोले राज, नीरज से शादी होगी या नहीं। दोनों की मुलाकात देख फैंस बोले रिश्ता पक्का, दामाद मिला। कुछ जीत भी लेते हैं तो दोबारा नहीं जीत पाते, हमारा समाज खा जाता है उनको। कई कई दशकों के बाद हमें नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट मिला है और हमें उसमें यही पता चल रहा है बस की। और यही बात मनु पर भी लागू होती है। कब हुआ था कि किसी एक खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हों? हमें नाज होना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि हम और क्या करें कि अगली बार वो 3 स्वर्ण पदक लेकर के आए लड़की। हमें ये पूछना चाहिए ना, उसकी जगह मुझसे पूछ रहे हैं बेटा शादी किससे करोगी, प्लान क्या है, बच्चे कितने करने हैं। नीरज को आज हम बधाई दे सकते हो कि मेडल आ गया। आपके घर का लड़का आप पाओगी भाला फेंक रहा है, अब उसको फेंक दोगे बाहर। आप कहोगे अगर तुझे स्पोर्ट्स में ही बहुत रुचि है तो ऐसे में जाना जहाँ कैरियर थोड़ा बन सकता है। ऐसे कर रहा है तो थोड़ा ऐसे करना शुरू कर, यूं मत फेंक, कैसे फेंक, यूं फेंक, शायद कैरियर बन जाए। ऐसा जबरदस्त माहौल पैदा होता है, मान लो शादी ब्याह हो रहा है, उसमें एक बुआ जी लाई जा रही है, 3-4 लोग उनको ऐसे देखा, याद आ गया, बिल्कुल सबने देखा होगा। नमस्ते आचार्य जी, अभी हमारी जो टीम है वो ओलंपिक से वापस आई है, जो खिलाड़ी हैं, और उनको लेकर कुछ नेशनल न्यूज़ मीडिया में और सोशल मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं। उनके कुछ हेडलाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मनु के पिता ने खोले राज, नीरज से शादी होगी या नहीं। नीरज चोपड़ा से रिश्तों की खबरों पर मनु भाकर ने तोड़ी चुप्पी। चैंपियन नीरज चोपड़ा का घर और गाड़ियां देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोनों की मुलाकात देख फैंस बोले रिश्ता पक्का, दामाद मिला। तो ये जब खिलाड़ी ओलंपिक से खेल के आ रहे हैं तो हमारे मीडिया में ये डिस्कशंस चल रही हैं। खिलाड़ियों की तैयारी और मेहनत पर पता नहीं कितनी बात हो रही है। इस बार ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस पिछली बार से ख़राब क्यों हुई, इस पर पता नहीं कितने विश्लेषण हो रहे हैं। तो विश्लेषण करने की ज़रूरत क्या है, ये रही ना बात। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्यों आज तक खराब रही है, क्यों आगे भी खराब रहेगी, क्या विश्लेषण करना है, ये रहा विश्लेषण। हमारे लिए न स्ट्रगल बड़ी बात है, न विक्ट्री बड़ी बात है, न स्पोर्ट्स बड़ी बात है, न फिटनेस बड़ी बात है। हमारे लिए राष्ट्र का गौरव भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए असली बात यही है, किसका ब्याह किससे होने जा रहा है, किसका टांका किससे भिड़ रहा है। जो भारत का आम आदमी और आम औरत है, उसके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बस यही है, चौथे फ्लोर वाली बंटी और दूसरे फ्लोर वाले बबलू का क्या चल रहा है आजकल। तो जब यही सबसे बड़ी बात है मिस्टर शर्मा और मिसेस वर्मा के लिए, तो पूरे मीडिया में भी यही चीज छाई रहती है। इससे ज्यादा अपमान की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि आपके चैंपियंस घर वापस आए हैं और आप उनके खेल के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात नहीं कर रहे। आप ये नहीं बात कर रहे कि उनके आगे अब क्या गोल्स होने चाहिए। मीडिया ये नहीं बता रहा, उदाहरण के लिए, कि नीरज जिस खेल में है उसमें कौन सी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, अभी तक नीरज ने क्या जीता है, आगे नीरज क्या जीतेंगे। कुछ नहीं। आप अगर पूछें दुनिया से, दुनिया माने भारत की दुनिया, आप अगर हम हिंदुस्तानियों से पूछें कि नीरज के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन हैं, तो वो एक नाम बता पाएंगे बस। कौन सा नाम? अर्शद। वो ही इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तानी है। इसलिए नहीं कि वो नाम आसान है याद रखना, बस इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो उतना उनको याद आ गया होगा कि हाँ हाँ एक कॉम्पिटिटर है वो पाकिस्तान से इस बार गोल्ड ले गया। कहिए कि भाई आपका बंदा, आपका एथलीट एक स्पोर्ट में दुनिया का नंबर 1 है, और आज से नहीं है, 4-5 साल से है। 4-5 साल से वो दुनिया में बिल्कुल टॉप है। यहां पर उसका सिल्वर हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ना है, वो अभी भी टॉप है। बीच में उसने न जाने कितनी और जगहों पर मेडल जीते हैं, वो बंदा टॉप है। तो मुझे बताओ उसे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। तो मुझे यही बता दो कि जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, आज तक नहीं पता होगा हिंदुस्तानियों को। जिस खेल में, जिस इकलौते खेल में हम चैंपियन हैं, हमें उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी। पर हमें यह जानकारी जरूर रखनी है कि नीरज चोपड़ा का ब्याह किससे होने जा रहा है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा काम ही यही है, ब्याह करना और बच्चे जन्ना।
हम और किसी चीज में दुनिया में चैंपियन है? सिर्फ एक अगर सूची बनाई जाए तो उसमें भारत शीर्ष पे दिखाई देगा, आबादी। उसके अलावा कहीं गोल्ड मेडल है हमारा क्या? तो हम उसी की तैयारी अपने एथलीट्स से भी करवा रहे हैं। हमारी जो चैंपियन एथलीट्स भी हैं, अगर वो आज को कह दें कि हम स्पोर्ट्स छोड़ रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, पूरा देश खुशी मनाएगा। हमारी पहलवान हो, हमारी निशानेबाज हो, शूटर हो, आर्चर हो, रेसलर हो, बॉक्सर हो, कोई हो हमारी, वो बोल दे कि मैं रिटायर हो रही हूं, मैं अब, अरे मान लो उसका कुछ नाम है, प्रिया, प्रिया अब करेगी हाथ पीले, प्रिया की सगाई, प्रिया की मेहंदी, प्रिया की विदाई, प्रिया का संगीत, पूरा देश खुशी मनाएगा। कोई नहीं पूछेगा तेरे कैरियर का क्या हुआ, जो मेडल आने थे देश के उनका क्या हुआ, तू क्यों छोड़ रही है अपना स्पोर्ट, उसकी कोई बात नहीं होगी। हमें कुछ पता भी नहीं है। एक घोर अपमान की बात है। आपको मालूम है, मैं आईआईटी से निकला था, मैं बाहर रहा, मैं 2-3 महीने में बीमार पड़ गया था। मैं वहां से निकल के समाज के बीच वापस लौटा, मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि जो 4 साल थे ना, इन्होंने मुझे आसमान दिखा दिया था। इन्होंने मुझे जीने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखा दिया था, एक ऐसा तरीका जिसको देसी नहीं बोल सकता मैं बाहर निकला, मुझसे झेला ही नहीं गया कि मैं कहीं भी जा रहा हूं, मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा आगे क्या सोचा है, बेटा 11 बज गए तुम सोए नहीं अभी तक। मैं आजाद पंछी बन गया था, मैं बीमार पड़ गया। कैसे लाए हम मेडल्स? जो एथलीट है वापस तो लौटकर उसे इसी समाज में आना है ना, और इस समाज में आके वो बीमार पड़ जाता है। आपकी कोई महिला एथलीट लौट कर आती है और वो लौट कर आए और उससे लगातार यही बात हो कि अच्छा बता अब तू मॉडलिंग कहाँ करेगी, बेटा आगे का क्या सोचा है, अब आपने अपना ओलंपिक्स वाला कर लिया, अब आप शादी कब करोगे, वो कैसे अब आगे और मेडल लेके आएगी? लौट के तो उसे इसी समाज में आना है ना। ये समाज इस लायक नहीं है। ये मत सोचना कि जो 117 हमारे खिलाड़ी गए थे वो बस 6 मेडल लेके आए हैं, ना 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 ना। ये 140 करोड़ लोग हैं जो 6 मेडल लेके आए हैं। वो 117 तो हमारे प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। हम ही इस लायक हैं कि 140 करोड़ होके भी हमें एक भी गोल्ड ना मिले। खिलाड़ियों की गलती नहीं है, खिलाड़ी इसी मिट्टी से उठता है, इसी देश से, इसी समाज से, इसी मूल्य व्यवस्था से, हमारी ही मान्यताओं से तो खिलाड़ी खड़ा होता है ना। हमारी मान्यताएं इतनी सड़ी गली हैं, हमारे जीने का तरीका इतना सड़ा गला है, जिसको हम अपना गौरवशाली कल्चर कहते हैं, उसमें इतनी गड़बड़ है कि कोई ऊंचा काम हमारे बीच रह करके कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में ऐसा नहीं कि अब बहुत अभाव हो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज का, आम आदमी के लिए बहुत अभाव है, पर जो बिल्कुल टॉप एथलीट्स होते हैं ना उनके लिए है। लेकिन उसमें से भी जो बहुत सारे मेडल विनर्स होते हैं वो इंडिया में रह करके ट्रेनिंग नहीं करते, वो अब्रॉड करते हैं ट्रेनिंग। इंडिया में रह करके मेडल लाना लगभग असंभव है। जैसे एक खेल पर भारत जान छिड़कता है, क्रिकेट, पता नहीं भारतीयों को पता है कि नहीं, ज्यादातर क्रिकेट खिलाड़ी भारत सिर्फ टूर्नामेंट्स के लिए आते हैं। आईपीएल वगैरह के लिए आ जाएंगे, कोई इंटरनेशनल फिक्स होगा उसके लिए आ जाएंगे, और फिर वापस वो अपने लंदन वगैरह चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, भारत में नहीं रहते। हमने अपनी आबो हवा, अपनी जलवायु ऐसी कर दी है कि यहां रह करके कोई ऊंचा काम करना बड़ा मुश्किल है। और हम इन्हीं बातों को बहुत गौरव का मानते हैं। एक आपको मिलेंगे पड़ोस के अंकल, पड़ोस की आंटी, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किया, वो किसी स्तर के नहीं है, कोई उनकी उपलब्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हकदार मानेंगे कि वो आपको रोके और आपसे पूछें तो बेटा फ्यूचर का क्या सोचा है। तुम हो कौन ये पूछने वाले? मैं ये नहीं बात कर रहा कि तुम रिश्ते में मेरे कौन हो, मैं पूछ रहा हूं योग्यता में तुम कौन हो।
तुम क्या जानते हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में? तुम्हारा अपना फ्यूचर क्या है ये बताओ। आंटी मेरा फ्यूचर तो अच्छा ही है, आपका क्या फ्यूचर है आंटी? आंटी को ना कोई ज्ञान है, ना कौशल है, ना भाषा जानती, ना विज्ञान जानती, न भारत देखा है, न दुनिया देखी है, कुछ नहीं जानती। लेकिन आंटी में आत्मविश्वास पूरा भरा हुआ है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको रोक के बोलेंगी, हाँ बेटा बाकी सब तो ठीक है, तुमने आईआईटी कर ली, ये बताओ सेटल कब हो रहे हो? आंटी आईआईटी कर ली क्या होता है? टची है क्या कि कर ली? ये आईआईटी कर ली क्या होता है? आंटी आप इतना भी नहीं जानते हो कि एक संस्थान के नाम का भाषा में प्रयोग कैसे करा जाता है? लेकिन पूरे हक से क्या पूछ रही हैं? बेटा आप आगे का क्या करोगे? फिर इसीलिए हमारे एथलीट्स कुछ जीत भी लेते हैं तो दोबारा नहीं जीत पाते, हमारा समाज खा जाता है उनको। घिनौनी बात है कि तुम्हें नीरज चोपड़ा में बस ये दिखाई दे रहा है कि ये किसके साथ जाकर के अफेयर करेगा। घिनौनी बात है। कई कई दशकों के बाद हमें नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट मिला है और हमें उसमें यही पता चल रहा है बस की। और यही बात मनु पर भी लागू होती है। कब हुआ था कि किसी एक खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हो? तीसरा ऑलमोस्ट चौथे तीसरे में बस चौथे नंबर पे रह गई। 3 पदक भी हो सकते थे और जो कांसा है वो सोना भी हो सकता था, सब हो सकता था। हमें नाज होना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि हम और क्या करें कि अगली बार वो 3 स्वर्ण पदक लेकर के आए लड़की। हमें ये पूछना चाहिए ना, उसकी जगह मुझसे पूछ रहे हैं बेटा शादी किससे करोगी, प्लान क्या है, बच्चे कितने करने हैं। अभी उसको कोई पॉडकास्ट पे बुला ले, यूट्यूब में चलता है आजकल, तो उससे यही सारे सवाल करेंगे। मुझे एक ने बुलाया, वो प्रतिष्ठित एक अपने आप को जर्नलिस्ट पोर्टल बोलते हैं, मुझे आप अपने कपड़ों में ये क्यों पहनते हैं? अच्छा आपने कोट पहना हुआ है तो उसे पॉकेट स्क्वायर क्यों डाला हुआ है? मैंने कहा ये सारे सवाल तुम जाके किसी कपड़े की अलमारी से भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने एक कॉन्शियस टीचर बन के बैठा हूं, मुझसे ढंग के सवाल पूछो। हमारे एथलीट भी कहीं जाए तो उनसे ही पूछ, अच्छा बताइए आपको पराठा मक्खन के साथ पसंद है या सॉस के साथ? नीरज पिछली बार जब वहां से वापस आए थे तो हुआ था, बहुत सारी महिलाओं ने बुला लिया और वो सब वो अधेड़ उम्र की महिलाएं, पता नहीं उन पे कौन सा जोश चढ़ गया, वो उसको बीच में खड़ा करके नाच रही हैं, छू रही हैं, ये सब हुआ था। कई साल पहले की बात है, ठीक से याद नहीं, पर ऐसा कुछ हुआ था। पिछले ओलंपिक्स के बाद ऐसा हुआ था। हमारे किसी वैज्ञानिक को भी अगर नोबेल प्राइज मिल जाए तो हम यही करें उसके साथ। हम नहीं पूछेंगे कि तूने विज्ञान में क्या काम किया और भारत में साइंस को पॉपुलराइज कैसे कर सकते हैं। हम उसको पकड़ पकड़ के नाचने लगेंगे और कहेंगे बेटा मेथी के पराठे खा ले। और इसको हम कहते हैं ये तुम्हारी मिठास है, हम बहुत मीठे लोग हैं। ये तुम्हारी मिठास नहीं है, मतलब इससे मिलता जुलता तुकांत शब्द संडास है मेरे पास, बस। कहां से मेडल आएगा? एथलीट को दौड़ना होता है। आज जो बीजिंग की हवा इतनी साफ है उसका एक कारण बीजिंग ओलंपिक्स है 2008 वाला। वहां की हवा दिल्ली जैसी गंदी हो गई थी, उनको चेतावनी दे दी गई भैया एथलीट इस हवा में परफॉर्म कर ही नहीं सकता, लंग कैपेसिटी चाहिए ना उसको। बोले इस हवा में कहां से कोई मैराथन वाला दौड़ लेगा और कहां से जो लंबे मैच होते हैं टेनिस के वो खेल लेंगे तुम्हारी हवा में। उन्होंने अपनी हवा पूरी साफ कर दी। जैसी प्रदूषित हवा बीजिंग की थी उसमें एथलेटिक्स संभव ही नहीं था, कोई स्पोर्ट संभव नहीं थे। भारत की अभी जो हवा है इसमें तुम चैंपियन कैसे पैदा कर दोगे? पानी हो सकता है वो बॉटल्ड वाटर पी ले, पर ट्रैक एंड फील्ड में तो खुले में ही दौड़ेगा ना। उसके फेफड़े 100%
अपनी पोटेंशियल पर काम कर ही नहीं पाएंगे तो कैसे जीत लेगा वो। और हार और जीत में, इंटरनेशनल स्पोर्ट में बड़ा जरा सा फासला होता है। जिसके फेफड़े थोड़ा भी जवाब देगा वो हार जाएगा। ये हमने अपने देश की हालत कर ली है। फिर हमें पदक चाहिए और किसी तरह से संयोग से मात्र व्यक्तिगत प्रतिभा और व्यक्तिगत श्रम के दम पर अगर कोई पदक ले भी आता है तो हम उसके साथ इस तरह की बदतमीजियां शुरू कर देते हैं कि जो पदकधारी हैं उनके घर में घुस जाओ, उनके माँ बाप से पूछो आपके लड़के को कैसी लड़की चाहिए, और फिर हंसो जोर जोर से जैसे कितनी क्यूट बात बोल दी है। क्यूट बात है ये, भयानक बात है, अपमान की बात है, थप्पड़ खाना चाहिए इस बात पर। अभी अमेरिका में जब खिलाड़ी वापस गए तो उनके न्यूज़ में ये विश्लेषण चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने मेडल आए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 39 मेडल जीते हैं, जो कई सारे देशों से बहुत ज़्यादा है। उसी तरह और भी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे सुन लो भाई, एक अकेली यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, इनको आप ऐसे समझ लो कि अमेरिका का आईआईटी मान सकते हो। ये जो वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने भी नाम सुना होगा, आईवी लीग में जो आती हैं, ये सिर्फ वहाँ पढ़ाने का काम नहीं कर रही, ये नोबेल लॉरिएट्स भी पैदा कर रहे हैं। एक एक यूनिवर्सिटी में दर्जन दर्जन नोबेल लॉरिएट बैठे होते हैं। कई बार एक ही फ्लोर पर 3 नोबेल लॉरिएट होते हैं, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स। तो वहां सिर्फ ये नहीं हो रहा कि पढ़ाया जा रहा है, वहां नोबेल लॉरिएट भी पैदा हो रहे हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट भी पैदा हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अकेली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जितने मेडल लेकर के आई है, अगर स्टैनफोर्ड एक देश होती तो शायद पदक तालिका में टॉप 20 में होती, हाँ, 7वें नंबर पर होती। ये अमेरिका है। और भारत, हमारा कल्चर क्या, अमेरिका तो छिछी है, हम बहुत अच्छे लोग हैं। ये वहां की यूनिवर्सिटीज है, सचमुच विश्वविद्यालय, सचमुच तुम उनको बोल सकते हो शिक्षा के मंदिर, सचमुच तुम उनको बोल सकते हो ज्ञान के तीर्थ। और ज्ञान ही नहीं, समग्र विकास के तीर्थ, कि ओलंपिक मेडल भी यूनिवर्सिटीज निकाल के ला रही हैं। और हमारे लिए शिक्षा क्या है? किसी तरीके से उसका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो रोटी पानी चलने लगे। एजुकेशन के नाम पर कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है। हमारी एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे यहां जो हमारे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है प्लेसमेंट ऑफिस। प्लेसमेंट हो जाए बस। क्यों? क्योंकि अंत में पापा जी और पड़ोस के वर्मा जी बस एक ही सवाल पूछेंगे, बेटा तेरा कितने का पैकेज लगा? बेटा अगर 4 साल आईआईटी में रहा है और वहां पर जबरदस्त वो टॉप स्विमर बन गया है, पापा जी को जरा भी फक्र नहीं होगा। पापा जी बस एक सवाल पूछेंगे, बेटा तेरा पैकेज कितने का लगा? क्योंकि जितने का पैकेज लगा होगा उसके हिसाब से फिर दहेज मिलेगा ना। मेरे साथ था एक आईएम में, उस समय की बात, आज से 20-22 साल पहले की। तब अगर आपका 6 लाख 8 लाख का अगर पैकेज है, जिसको सीटीसी बोलते हैं, वो लग जाए तो ठीक होता था। आज तो बहुत आगे बढ़ गई ये बात। तो मेरे साथ एक था, उसका 6-7 लाख का कुछ हुआ। तो मोबाइल फोन्स का उतना नहीं था, तो ये पीसीओ होते थे, वहां जाके बात करते थे। तो मैं उसके साथ ही था पूरे दिन, क्योंकि उस बेचारे की हालत खराब थी, पछाड़ मार के गिर रहा है, बेहोश हो रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैं सारे दिन, वो जो प्लेसमेंट का दिन था पूरा, एक ही दिन पे वहां काम निपट जाता है, 3 दिन में निपट जाता है। तो जिस 3 दिन में जिस दिन उसकी लगी, वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन, पूरे दिन मैं उसके साथ हूँ, 7-8 वो इंटरव्यू दे रहा है, मैं हाँ तेरे। तो फिर शाम हुई, शाम होते होते उसको एक ऑफर मिल ही गया। तो हम गए वहां पर, कुछ खाया पिया, और वो बोला आप जरा कॉल करता हूँ पीसीओ में। वहीं बैठा हुआ हूँ, कॉल कर रहा है, पिताजी को बोल रहा है 10 लाख का है। मैंने कहा भाई तेरा जितने का लगा उतना ही बहुत होता, और बहुत अच्छे ब्रांड में तेरी जॉब लगी है, झूठ काहे को बोला घर में? बोल रहा है वो पिताजी को बताना जरूरी है, उनकी उम्मीद कुल यही थी कि मैं यहाँ आऊंगा तो कम से कम 10 लाख का तो पैकेज लगेगा।
बाकी मुझे मिलेगा कितना कौन सा उन्हें पता लगना है, पर बताना ज़रूरी है। तो अच्छी बात है। उसके बाद अपना इधर-उधर कुछ होता रहा ऐसा वैसा। फिर उसके 2-4 दिन की बात होगी, फिर गए कॉल करने के लिए, तो वो फलाना वहाँ कोई ताऊ बैठे थे, बोले ताऊ से बात करना। इस बार जब घर फ़ोन मिला, बोले ताऊ से बात करना। ताऊ ने रिसीवर लिया, ताऊ बोले बधाई हो तेरा 20 लाख का लग गया। तो ये भी थोड़ा हाँ, 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 वो तो लग ही गया, हाँ, लग गया। पता चला कि इन्होंने पिताजी को बोला 10, पिता ने चाचा को बोला 12, चाचा ने पड़ोस के किसी को बोला 15, और वहां से आगे बढ़ के पहुंच गई बात 20 पर। हम पढ़ने थोड़ी ही भेजते हैं बच्चों को, हम उन्हें बेचते हैं। और अब जब लड़की के बाप को बताया जाएगा तो बताया जाएगा 25, ताकि उसे दहेज लिया जाए 30 के हिसाब से। क्या मेडल आएगा? मेडल तो छोड़ दो, हम रिसर्च भी क्या करेंगे? सिर्फ खेलों में ही नहीं, जीवन के, शिक्षा के, विद्या के किसी भी क्षेत्र में हमें कौन सी ऊंचाई मिलेगी? हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो सबसे ज्यादा महत्व बस इसी को देती है। खाओ, पचाओ, भोगो, बच्चे पैदा करो, अपने छोटे से पिंजड़े में पड़े रहो और मर जाओ। नया करना है, जूझना है। इसको हमारे कल्चर में इज्जत कहाँ मिलती है? नीरज को आज हम बधाई दे सकते हो कि मेडल आ गया। आपके घर का लड़का आप पाओ कि भाला फेंक रहा है, आप उसको फेंक दोगे बाहर? अब बोलोगे ऑफ ऑल थिंग्स भाला, ब्लडी भाला। और शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि छोटा बच्चा वो ऐसे लेके ऐसे फेंक रहा है, थप्पड़ नहीं मारोगे आप उसको। आप कहोगे अगर तुझे स्पोर्ट्स में ही बहुत रुचि है तो ऐसे में जाना जहां कैरियर थोड़ा बन सकता है। ऐसे कर रहा है तो थोड़ा ऐसे करना शुरू कर। यूं मत फेंक। कैसे फेंक? यूं फेंक, तो शायद कैरियर बन जाए। आखिरी बात, स्पोर्ट्स वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता। आपके स्पोर्ट्स पर्सन आपकी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप जैसे होते हो आपकी टीमें भी वैसी होती हैं। अगर हमारे एथलीट्स को मेडल्स नहीं मिलते तो उसकी वजह यह है कि हमारा समाज इस लायक नहीं है कि इसको मेडल मिल सके। ना हम जूझना जानते, ना हम उपलब्धि को सम्मान देना जानते, ना हम कोई खतरा उठाना जानते। हमें बस एक रटे रटाए बंधे बधाए तरीके से चलना है। बेटा एजुकेशन कर लो, एजुकेशन के बाद जॉब ले लो, जॉब के बाद शादी कर लो, शादी के बाद बच्चे कर लो, फिर मर जाओ। यह हमारा 6 सूत्रीय कार्यक्रम जीवन का, 6 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ पासिंग थ्रू लाइफ। इसमें कहां इनोवेशन है, कहां क्रिएटिविटी है, कहां रिस्क टेकिंग है। और अगर कोई रिस्क ले भी रहा हो तो उसके ऊपर चढ़ जाओ कि नहीं बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन वो अभी सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज। मेरे पिताजी होमी जहांगीर भाभा के बड़े फैन हुआ करते थे, बहुत तगड़े। वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फिर भी वो उनके बारे में सब खबरें वगैरह करते थे। ये सब है। एक समय पे TIFR में रिसर्च के लिए जाने भी वाले थे। जब भाभा की बिल्कुल अकाल मृत्यु हुई तो उस समय पे उन्होंने उनको भाभा के लिए एक कविता भी समर्पित करी थी। तो रॉकेट बॉयज को मैंने बड़ी रुचि से देखा। अब कौन है भाभा? भाभा समझते हो क्या? नहीं समझते होगे, हम भाभी समझते हैं। खैर, आम हिंदुस्तानी का दुर्भाग्य देखो ना कि उससे बोलो होमी जहांगीर भाभा, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मूवी में दिखा रहे हैं कि भाभा को भी पकड़ करके 2-4 लोगों ने, उसके तो कई एपिसोड थे ना, 2-4 बार ऐसा प्रकरण आता है कि लोग उनको पकड़े पूछते हैं पर तुम शादी कब करोगे? वो आदमी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, वो आदमी एक जबरदस्त तरीके का मैनेजर भी है।
वो इंस्टीट्यूशन फाउंडर है, वो म्यूजिशियन भी है, वो पेंटर भी, आर्टिस्ट भी है, वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी है। और उससे पूछा क्या जा रहा है? उससे भी यही पूछा जा रहा है, नहीं बाकी सब तो ठीक है लेकिन शादी कब करोगे? पूछता है भारत, राहुल गांधी की शादी कब होगी? अरे और बहुत सवाल हैं जो उससे पूछ लो भाई, यही काहे को पूछ रहे हो? Our leaders must be answerable for several other more important and deeper questions. What is this triviality? नाचो, बताने की जरूरत है कि भारत शिक्षा से दूना खर्च करता है वेडिंग इंडस्ट्री पे। एक आम भारतीय जितना शिक्षा पर खर्च करता है उससे डबल खर्च करता है सिर्फ वेडिंग के फंक्शन पर। उसके बाद के जो फंक्शन है वो अलग है। और एक आम अमेरिकन शिक्षा पर जितना खर्च करता है उससे आधा खर्च करता है वेडिंग पर। भारत एक गरीब देश है, फिर भी हमारे यहां पर दुनिया में नंबर 1 खपत है सोने की, और वो सारा का सारा सोना किससे रिलेटेड है? शादी करो, बच्चे पैदा करो। ये कुल मिलाकर के दुनिया में हमारा काम है, हमारी जगह है। वेडिंग वेडिंग वेडिंग, गोल्ड, कॉस्मेटिक्स, बैंकेट हॉल्स, लाइब्रेरीज नहीं, बैंकेट हॉल्स, स्पोर्ट्स स्टेडिया नहीं, बैंकेट हॉल्स। अच्छे खासे बड़े बड़े भी शहर होते हैं, वहां आपको खेलने की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, स्पोर्ट्स के लिए आपको जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन बैंकेट हॉल लाइन से मिल जाएंगे। लाइब्रेरी नहीं मिलेगी लेकिन बैंकेट हॉल मिल जाएंगे। ये हमारी संस्कृति है, हम इस पे नाज करते हैं। अच्छा जी, एक एक चीज़ दिमाग में आती है जब ये चर्चा चलती है, कई बार सुनने को भी मिलता है, क्योंकि भारत में गरीबी रही है इसलिए सर्वाइवल इतना बड़ा एक फैक्टर है, इसलिए जब भी कुछ भी इस तरह की बातें होती हैं तो जो सचमुच के गरीब होते हैं ना, उनका वो वैल्यू सिस्टम होता ही नहीं। मैं जिसकी निंदा कर रहा हूं, नो, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो वैल्यू सिस्टम, वो कल्चर मिडिल क्लासेस का है। मैं लोअर क्लासेस की बात ही नहीं कर रहा। ये मिडिल क्लासेस का कल्चर, जो इतने गरीब नहीं है, बस वो इसको अपनी संस्कृति, अपनी मान्यता कह करके आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बात गरीबी की नहीं है, बात मान्यताओं, धारणाओं की है, परंपराओं की है। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। कोई बूढ़ा हो, इतनी बड़ी उसने तोंद निकाल ली है जिसके कारण घुटनों पे जोर पड़ता हो, चल भी नहीं पाता, तो ये और ज्यादा फिर गंभीरता की और गुरुता की, श्रेष्ठता की बात हो जाती है ना, बड़प्पन की, कि जब वो उठ रहा है कुर्सी से तो 2 लोग आगे उसको सहारा दे रहे हैं। कितना सांस्कृतिक माहौल लगता है ना। अब उम्र ज्यादा ना हो, 60-65 की हो, पर खा खा के इतनी उसने पराठे भर भर इतना, और घुटने पड़ गए कमजोर, चला जा नहीं रहा है। तो देखा है कैसा बिल्कुल वो फिल्मी माहौल बनता है, राजश्री प्रोडक्शन जैसा या YRF जैसा, कि वो उठना चाह रहा है, उठ पा नहीं रहा है, तो 2 आकर के उसको फिर ऐसे खड़ा कर रहे हैं, कभी खुशी कभी गम। और ये बात अपमान की होनी चाहिए, ये बात शर्म की होनी चाहिए। तुम 60-65 साल के हो, तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, ऐसे देश के स्पोर्ट्स में मेडल्स आएंगे जहां पर कल्चर ये है कि जिसने अपनी देह खराब कर ली हो उसको और ज्यादा इज्जत दो, जिसने अपना शरीर बर्बाद कर लिया हो उसको और ज्यादा इज्जत दो। ऐसा देश क्या सुगठित शरीर वाले स्पोर्ट्स पर्संस को इज्जत देगा? बोलो, यहां कौन किससे जवाब मांगता है कि तुम कैसे इतने बीमार हो गए, क्यों कर लिया? शरीर को ठीक रखना अपने प्रति बड़े से बड़े दायित्वों में से है, तुमने कैसे नहीं निभाया? कौन किससे जवाब मांग रहा है? इतना सा देश है नीदरलैंड्स, कम से कम 5 खेलों में चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन,
और देखो कितने पदक इस बार जीत के गया है। दिल्ली से आधी आबादी है पूरे देश की। दिल्ली से कम आबादी। और देखो पता, ऑस्ट्रेलिया देखो ना, नीदरलैंड से भी तो ऊपर ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, दिल्ली से भी कम आबादी, और इतने पदक जीत के गया है। हम जब गए थे नीदरलैंड्स तो इस बात को रोज शाम को देख के हैरान रह जाते थे। 80-80 साल वाले, कई बार 90 साल वाले, वो मस्त साइकिल चला रहे हैं, साइकिल ही चलाते जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं। फिट कंट्री है। हमारे यहां पे जो जितना अनफिट है उसको उतनी इज्जत मिलती है। ऐसा जबरदस्त माहौल पैदा होता है, मान लो शादी ब्याह हो रहा है, उसमें एक बुआ जी लाई जा रही हैं, 3-4 लोग उनको ऐसे देखा, याद आ गया, बिल्कुल सबने देखा होगा कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेदी है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, फेरे शुरू होने वाले हैं, फिर वो बुआ जी को ढो के लाया जा रहा है। 5-7 लोग लग रहे हैं उनको ढो के लाने में। ऐसा लगता है क्या गजब, बिल्कुल एकदम पौराणिक माहौल बन गया। और बुआ जी से 20-20 साल ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वहां नीदरलैंड में साइकिल चला रहे हैं। हमारे यहां पे इसी बात को बड़ा महत्व है कि किसने अपना शरीर कितना बर्बाद कर लिया है, जो कि लाज की बात होनी चाहिए। गरीबी की नहीं बात, एटीट्यूड, मान्यता, हमारी मान्यताएं बहुत गड़बड़ है। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं 3 महीनों से लाइव सत्रों से जुड़ी हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आचार्य जी को सुनने के बाद मेरे मन में वो सारा डर था वो काफी हद तक ठीक हो गया है। तो आज की सीख है कि तुम जिस भी ओर से सत्य के मार्ग पर आने का प्रयास करो वो शुभ ही है। तुम जिस भी तरीके से कर रहे हो काम तो तुम्हारा है, बन ही जाएगा। कहीं भी फंस जाते हो, मेरी ही खातिर फंस जाते हो। अध्यात्म में किसी भी रास्ते को निंदित करके वर्जित नहीं किया जाता। अहम आत्मा से ही जन्म लेता है, उसे स्रोत कहते हैं। जो कुछ भी शुरू हुआ है उसी से शुरू हुआ है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात रे साधु, एक आवत एक जात। थैंक यू सर।